सो हाय हेलो फोक्स, ये वीडियो के अंदर जो है हम Q3 के नंबर्स का डिस्कशन जो है वो फिर से स्टार्ट कर देंगे। अगर आप देखोगे तो कंपनीज़ के जो है Q3 नंबर्स आना स्टार्ट हो चुके हैं और Q3 अर्निंग सीजन भी जो है वो स्टार्ट हो चुका है। तो पहली जो कंपनी जिसका हम नंबर्स का डिस्कशन करेंगे वो है HDFC AMC। अगर आप HDFC AMC का बिजनेस मॉडल नहीं जानते हो तो बेसिकली HDFC AMC जो है एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। अब ये क्या करती है, आप कोई भी HDFC फंड्स के अंदर, म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हो, आपका जो भी म्यूचुअल फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट है ये कंपनी जो है मैनेज करती है। फिर उसके थ्रू ये लोग जो है मैनेजमेंट फीस चार्ज करते हैं, जिसके थ्रू ये कंपनी जो है वो रेवेन्यूज अर्न करती है। इसके साथ साथ ये कंपनी कोई भी नया फंड लेके आती है, जिस तरीके से हमारे स्टॉक्स के अंदर IPO होता है, उस तरीके से HDFC AMC के अंदर जो है वो NFO होता है, नेशनल फंड ऑफरिंग, या फिर न्यू फंड ऑफरिंग बोलते हैं उसे। तो न्यू फंड ऑफरिंग लेके आती है ये लोग, और जितना ज़्यादा फंड ऑफरिंग लेके आते हैं उतना ज़्यादा इनके एक्सपेंसेस भी इंक्रीज़ होते जाते हैं। और अगर आप देख रहे रहोगे ऑलरेडी, अगर आप म्यूचुअल फंड्स वगैरह को ट्रैक करते हो तो आपने देखा रहेगा कि HDFC के जो है बहुत सारे फंड्स है, जैसे कि HDFC लार्ज कैप हो गया, HDFC स्मॉल कैप हो गया। तो ये टाइप के जो फंड्स है, अगर आप HDFC AMC की कंपनी को देखोगे तो ये जो है कैपिटल मार्केट वाले सेगमेंट के अंदर आती है। अगर हम कैपिटल मार्केट सेगमेंट को ट्रैक करें तो अभी रिसेंटली एंजल वन के Q3 नंबर्स आए थे और आनंद राठी वेल्थ के जो है Q3 नंबर्स आए थे। अनंत राठी वेल्थ ने जो है अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखाया। उनकी टॉप लाइन आई थिंक कुछ 30% से ग्रो हुई एज़ पर दी गाइडेंस, और बॉटम लाइन भी जो है एज़ पर दी गाइडेंस ग्रो हुई। और फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो एंजल वन के नंबर्स के अंदर जो है हमें फॉल देखने मिला, क्योंकि रेगुलेटरी बहुत सारे चेंजेस हो रहे। F&O के अंदर अगर आप देखोगे तो सेबी चाह रही है कि इंडिया के अंदर लोग जो है F&O कम करें, ताकि धीरे धीरे स्पेकुलेशन जो है वो रिड्यूस हो जाए। इसलिए वो प्रेफर कर रही है कि लोग जो है ये सब चीज़ों से दूर ही रहे, जिसकी वजह से एंजल वन के अच्छे खासे रेवेन्यूज़ के ऊपर जो है वो इम्पैक्ट देखने मिला है। इसके साथ साथ एक और चीज़ है कि अगर आप मार्केट को कुछ टाइम से ट्रैक कर रहे हो तो आपने देखा रहेगा कि बॉस मार्केट के अंदर जो है वो स्लो डाउन देखने मिला है। निफ्टी जो है, अगर आप बेसिकली देखोगे तो कोई भी HDFC AMC कंपनी, HDFC AMC की तरह कंपनी हो गई, या फिर निपॉन AMC हो गई, या फिर आप कैपिटल मार्केट की कोई भी कंपनी देख लो, कैपिटल मार्केट के अंदर आपकी डिपॉजिटरी जैसे कि CDSL जैसी कंपनीज रहने दो, ब्रोकर जैसे एंजल वन और 5 पैसा कैपिटल जैसी कंपनीज रहने दो, या फिर आपकी AMC कंपनीज रहने दो, या वेल्थ मैनेजर कंपनीज रहने दो जैसे कि नुवामा वेल्थ, वेल्थ फर्स्ट मैनेजर्स, ये सारी कंपनीज रहने दो। कैपिटल मार्केट के अंदर एक ट्रेंड जो होता है, जो कि सबसे कॉमन होता है, कि ये सारी कंपनीज जो है एक साथ पैसे बनाती है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो इतने टाइम से कैपिटल मार्केट के अंदर जो है वो अपसाइकल देखने मिली थी, और जितना ज़्यादा मार्केट के अंदर जो है अच्छा परफॉर्मेंस होता है उतना ज़्यादा ये कंपनीज जो है रेवेन्यूज़ अर्न करते हैं, उतना ज़्यादा इनके रेवेन्यूज़ जो है फास्टर पेस पे ग्रो होते हैं, और इन कंपनीज़ को जो है ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिल रहा होता है। यही रीज़न था कि इतने टाइम से इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज जो है इतना अच्छा खासा ऑपरेटिंग लेवरेज दिखा रही थी। लेकिन अभी मार्केट के अंदर जो है थोड़ा बहुत स्लो डाउन देखने मिला है। अगर आप खुद भी मार्केट को ट्रैक कर रहे रहोगे तो आपको पता रहेगा कि यार मार्केट के अंदर जो है निफ्टी एकदम, मतलब आप फ्लैटिस पोजीशन पे ट्रेड कर रहा है। अब ये जो कंपनीज होती है, जितना ज़्यादा मार्केट अपमूव की तरफ जाता है उतना ज़्यादा ये कंपनीज जो है वो पैसा बनाते हैं। तो HDFC AMC का भी जो है वही सीन है। अगर आप HDFC AMC जो है किस तरीके से पैसे बनाती है, तो बेसिकली पहली जो चीज़ है वो है मार्क टू मार्केट गेंस, और दूसरा जो चीज़ है वो है आपका नंबर ऑफ SIP इनफ्लोस। अगर आप देखोगे तो जितना ज़्यादा SIP इनफ्लो होता रहेगा उतना ज़्यादा ये लोग जो है पैसे अर्न करते रहेंगे, रेवेन्यूज़ इनके उतने फास्ट पेस पे इंक्रीज़ हो गए। अगर आप देखोगे तो पहले के टाइम से तो SIP इनफ्लो जो है वो इंक्रीज़ हो चुका है, लेकिन अगर हम कोई भी बिजनेस को ट्रैक कर रहे हैं तो हमें जो है उसका ग्रोथ का नंबर ट्रैक करते रहना है। अगर ग्रोथ के नंबर के अंदर फॉल देखने मिला तो ऑब्वियसली उसकी टॉप लाइन ग्रोथ भी फॉल होने लगेगी, और बॉटम लाइन ग्रोथ भी जो है वो फॉल होने लगेगी। अगर आप देखोगे तो आनंद राठी वेल्थ के अंदर भी उन्होंने जो है कैपिटल मार्केट्स के ऊपर अभी करंटली स्ट्रेस आ रहा है वो सिचुएशंस के ऊपर बात की थी। इसके साथ साथ मैं दूसरी कंपनी के कॉन कॉल के अंदर पढ़ चुका हूँ कि यार HDFC AMC भी जो है कैपिटल मार्केट्स के बारे में बहुत ज़्यादा बात कर रहा है, और कैपिटल मार्केट जो है करंटली थोड़े स्ट्रेसफुल सिचुएशन के अंदर है। तो अगर आप देखोगे तो इस क्वार्टर के अंदर तो हो सकता है कंपनी के नंबर्स जो है अच्छे खासे आ जाए, बट Q4 के अंदर मुझे ऐसे लग रहा है, मेरा ऐसा कन्विक्शन है कि Q4 के अंदर कैपिटल मार्केट वाली सारी कंपनीज जो है उनके नंबर्स थोड़े बहुत फ्लक्चुएट होने स्टार्ट हो जाएंगे। होपफुली चीज़ें जो है मार्केट के अंदर ठीक हो जाए और ये कंपनीज जो है अच्छे नंबर्स पोस्ट करना स्टार्ट कर दे। बट एक ट्रेंड जो है जो कि आपको समझना चाहिए, इसलिए मैंने सोचा कि यार आपको ये चीज़ जो है वो हाईलाइट कर देनी चाहिए। फिर इसके साथ साथ ग्रॉस फ्लोज जो होते हैं इस कंपनी के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आपकी AMC कंपनी के अंदर जितना ज़्यादा आपका ग्रॉस फ्लोज होता रहता है उतना ज़्यादा आपकी कंपनी के लिए बेटर होता है। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो HDFC AMC जो है सेकेंड लार्जेस्ट प्लेयर है आपका B30 मार्केट्स के अंदर। इसके साथ साथ इनका इक्विटी फंड जो है वो ईयर ऑन ईयर लेवल पे 40% से ग्रो हुआ है। इनकी ग्रोथ अगर आप देखोगे तो बॉस इंडस्ट्री एवरेज से बेटर है। टॉप लाइन ग्रोथ अगर आप देखोगे तो इनकी जो रेवेन्यूज़ है वो 39% से इंक्रीज़ हुआ है, और इनका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 31% से इंक्रीज़ हुआ है। मार्जिन इस कंपनी के इंप्रूव हुए, वो भी एक अच्छी बात है। बट
प्रॉब्लम वही है कि यार कैपिटल मार्केट्स के अंदर स्ट्रेसफुल सिचुएशन दिख रही है, जिसके वजह से अगर आप इनका क्लोजर टू ओपनिंग वाला रेशियो देखोगे एस का, तो उसके अंदर जो है इंक्रीज़ देखने मिला है, जो कि हमें बता रहा है कि बॉस नए एस इन्फ्लोज जो है उसके मोमेंटम के अंदर जो है वो फॉल देखने मिला है। और ऑब्वियसली जब मार्केट जो है ख़राब परफॉर्म करना स्टार्ट कर देता है तो लोग भी एकदम है ना, मतलब अगर आप देखोगे तो लोग भी जो है एस कम करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि यूजुअली मैक्सिमम जो नया एस इन्वेस्टर है वो मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करना क्यों स्टार्ट करता है, रिटर्न्स के लिए। और अगर मार्केट के अंदर ही अगर आप देखोगे तो रिटर्न्स ही अच्छे नहीं मिल रहे, तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो एस इन्फ्लोज जो होते हैं मार्केट के अंदर वो भी रिड्यूस हो जाएंगे। तो ये एक इशू है, तो ये मैनेजमेंट को देखने मिल रहा है, मार्केट स्लो डाउन होते हुए देखने मिल रहा है। और आपका मार्क टू मार्केट गेंस क्या होता है, जितना ज़्यादा आपका मार्केट जो है, समझो आज के डेट पे निफ्टी जो है 23,000 के लेवल पे, और निफ्टी अगर 26,000 के लेवल पे भी चल जाएगा और HDFC AMC के अगर आप इन्फ्लोज देखोगे तो वही सेम रेट पे रहेंगे, तो ऑब्वियसली मार्क टू मार्केट के गेंस की वजह से भी HDFC AMC या आपकी दूसरी वेल्थ मैनेजमेंट वगैरह जो कंपनीज है वो कंपनीज भी गेन करती है। तो मार्क टू मार्केट अगर नहीं होगा तो इनके ग्रोथ रेट के अंदर जो है वो स्लो डाउन देखने मिलेगा। अब हमें जो है इनके नंबर्स ट्रैक करना है। एक ट्रेंड जो कि हो रहा था, HDFC AMC के इस क्वार्टर के नंबर अच्छा है, बहुत अच्छा है, आपका SIP इन्फ्लो भी होता रहा, एकदम सही है SIP इन्फ्लो। और इसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो SIP इन्फ्लो जो है दो टाइप का होता है, एक जो है आपके नए मेंबर्स SIP लेकर आ रहे हैं, और दूसरा जो है आपके जो पुराने इन्वेस्टर्स है SIP इन्वेस्टर्स, वो जो उनका अमाउंट है वो बेसिकली इंक्रीज़ कर देते हैं, जिसकी वजह से इन्फ्लो जो है मोर और लेस सेम रहता है। तो इन्फ्लो जो है मोर और लेस सेम ही रहा है, क्योंकि जो पुराने SIP इन्वेस्टर्स है उन्होंने जो अपने अमाउंट है वो इंक्रीज़ कर दिए। अब क्यों इंक्रीज़ कर दिए, क्योंकि मार्केट के अंदर जो है वो फॉल देखने मिला है, और यूजुअली फॉल इन मार्केट के अंदर ही लोग जो है इन्वेस्ट करना प्रेफर करते हैं, जो एजुकेटेड इन्वेस्टर्स होते हैं। तो इसलिए SIP के भी अगर आप देखोगे तो फ्लोज मोर और लेस सेम है। और फिर उसके बाद जो सेकंड कंपनी है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है शॉपर स्टॉप। अगर आप शॉपर स्टॉप के देखोगे तो नंबर्स एवरेज से आए, 10-11% का रेवेन्यू ग्रोथ देखने मिला है। अगर आप शॉपर स्टॉप जैसी कंपनीज देखोगे तो यार मैं बिल्कुल ऐसी कंपनीज को ट्रैक करने में इंटरेस्टेड नहीं रहता हूँ, ग्रोथ कुछ है नहीं इन कंपनीज के पास। इसके साथ साथ ये लोग सिर्फ प्रीमियमाइजेशन 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 के गाने गाते रहते हैं, और कभी इनके नंबर्स के अंदर जो है ग्रोथ नहीं आती है। इंडिया के अंदर अगर आप करंटली देखोगे तो बहुत वैल्यू रिटेल वाला ट्रेंड चल रहा है। अगर आप ट्रेंड के नंबर्स ट्रैक करते हो तो ट्रेंड जो है इतने टाइम से हर एक क्वार्टर के अंदर अपने नंबर्स जो है 50% पे ग्रो कर रहा था। V2 रिटेल ओवर 60% ग्रो किया है Q3 के अंदर। बाजार स्टाइल जो है 25% के आसपास ग्रो कर रहा है, और वैल्यू रिटेल का मार्केट जो है वो भी बहुत फास्ट पेस पे इंक्रीज हो रहा है, 13-14% कैगर पे इंक्रीज होगा। इसके साथ साथ इनके नंबर ऑफ स्टोर्स भी इंक्रीज होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये कंपनी जो है अच्छा परफॉर्म कर रही है, फुटफॉल्स इंक्रीज होते जा रहा है। और V2 ने तो गाइडेंस भी दिया है कि ये लोग जो इनके नंबर ऑफ स्टोर्स है वो डबल करने वाले हैं, आई थिंक डबल ही करने वाले हैं। और रेवेन्यू के लिए उन्होंने 50% का गाइडेंस दिया था। ट्रेंड के अभी तक के Q3 के नंबर्स आए नहीं है, लेकिन एक्सपेक्टेशंस ये है कि ट्रेंड के भी जो Q3 के नंबर्स है वो अच्छे ही रहे। तो शॉपर स्टॉप का मैं नंबर क्यों डिस्कस कर रहा हूँ इतना डिटेल में, मैं आपको वो बताता हूँ। अगर आप रिटेल कंपनीज़ को देखोगे तो V2 के नंबर अच्छा है, बाजार स्टाइल के खराब आए इस क्वार्टर के अंदर नंबर, बट मोर और लेस नंबर एवरेज थे, क्योंकि हम ऐसा मान लेते हैं कि यार दुर्गा पूजा की वजह से नंबर्स के अंदर थोड़ा डिमांड शिफ्ट देखने मिला हमें स्टाइल बाजार के अंदर। और इसके साथ साथ शॉपर स्टॉप जैसी कंपनी के अंदर डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ देखने मिल रहा है, पैड ग्रोथ भी इसके अंदर अच्छा खासा देखने मिला, ऑपरेटिंग लेवरेज देखने मिला, जहाँ अगर आप इस कंपनी के अंदर पैड ग्रोथ देखोगे तो 40% से इसका पैट इंक्रीज़ हुआ है। इसके साथ साथ इनका जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स का पोर्टफोलियो है वो भी इंक्रीज़ हुआ है, और प्रीमियम प्रोडक्ट से जो रेवेन्यू शेयर आ रहा था उसके अंदर भी जो है इंक्रीज़ देखने मिला है। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो कंपनी का मैनेजमेंट जो है 5% का लाइक फॉर लाइक ग्रोथ, मतलब अगर आप देखोगे तो ज्वेलरी कंपनी ट्रैक करते हो तो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ करके एक पैरामीटर होता है, वही बेसिकली आपका लाइक फॉर लाइक ग्रोथ जो है उसी टाइप का पैरामीटर है। तो उसका 5% का मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया है, और इस क्वार्टर के अंदर जो है नंबर्स अच्छा है, जो कि मुझे और ज़्यादा बुलिश बना देता है आपकी रिटेल कंपनीज़ के लिए अगर आप देखोगे तो, क्योंकि सारी रिटेल कंपनीज़ के जो भी नंबर्स थे सारे नंबर्स जो है इंटरेस्टिंग है। अब तीसरी कंपनी जिसका हम बात करेंगे वो जो है इंडियन होटल्स। अगर आप होटल इंडस्ट्री के अंदर देखोगे तो बहुत सारी कंपनीज जो है कुछ क्वार्टर से अच्छे नंबर्स रिपोर्ट कर रही है। हमने ऑलरेडी सामी को भी डिस्कस किया, सामी ने भी बताया कि यार Q3 और Q4 के अंदर होटल इंडस्ट्री के अंदर डिमांड जो है वो अच्छी आने वाली है। Q2 के अंदर डिमांड जो है थोड़ी इफेक्ट हो चुकी थी। अब क्यों इफेक्ट हो गई थी, क्योंकि सीन क्या था कि अगर आप एयरपोर्ट पैसेंजर्स देखते हो जो कि एयर ट्रैवल कर कर पैसेंजर्स आते हैं, उसके अंदर जो है थोड़ा स्लो डाउन देखने मिला था। अब ये स्लो डाउन क्यों देखने मिला था, इसके पीछे भी एक रीज़न था कि यार इंडिगो और एयर इंडिया का जो है कुछ कैपेसिटी कंस्ट्रेंट चल रहा था, जिसकी वजह से पैसेंजर्स के अंदर जो है थोड़ा स्लो डाउन देखने मिला। और आपका होटल्स वगैरह जो है वो आपके एयर ट्रैवल और फ्लाइट वगैरह से रिलेटेड ही बेसिकली आपका लिंक्ड होता है, डायरेक्टली आपका प्रोपोर्शनल होता है इनसे, कि जितना ज़्यादा आपका फ्लाइट ट्रैवल इंक्रीज़ होता है उतना ज़्यादा आपके होटल्स भी जो है ज़्यादा रेवेन्यू अर्न करते हैं। इसके साथ साथ एक और चीज़ है कि यार इंडिया के अंदर लोगों की जो डिस्पोजेबल इनकम है वो भी इंक्रीज़ होते जा रही है, जो कि एक और पॉजिटिव बात है,
जिसके वजह से आपकी होटल इंडस्ट्री के अंदर जो है अच्छा खासा डिमांड देखने मिल रहा है। और ओवरऑल अगर आप पूरे इंडिया वाइड लेवल पे देखोगे तो हर एक कंपनी के कॉन कॉल के अंदर, बीट आपका इंडियन होटल्स हो, बीट आपका सामी होटल्स हो या कोई और कंपनी हो, हर एक कंपनी जो है बता रही है कि यार डिमांड और सप्लाई गैप जो है वो बहुत ज़्यादा है। अगर आप देखोगे तो डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन डिमांड कवर करने के लिए इतनी ज़्यादा सप्लाई नहीं है। इसलिए होटल कंपनीज़ को ग्रो करने के लिए अच्छे खासे क्वार्टर्स जो है अभी तक अवेलेबल है, और अभी तक होटल कंपनीज़ का ग्रोथ पोटेंशियल जो है वो अभी तक बाकी है। अगर आप देखोगे तो रेफ पार इंडियन होटल्स का, इंडियन होटल्स बीइंग द बिगेस्ट होटल कंपनी है, अगर आप इनका रेफ पार का इंक्रीज देखोगे तो 13% से ईयर ऑन ईयर के लेवल पे इनका रेवेन्यू पर एवरेज रूम जो है वो इंक्रीज़ हुआ है। अगर आप देखोगे तो रेफ पार जो है एक इंपॉर्टेंट मेट्रिक हो जाता है जो कि आपको होटल कंपनीज़ के अंदर ट्रैक करना चाहिए। टॉप लाइन ग्रोथ की बात करें तो बीइंग इंडस्ट्री लीडर इतने बड़े बेस पे जाने के बाद भी, अगर मुझे इंडियन होटल्स क्यों पसंद है मैं बताऊँ, क्योंकि अगर आप सामी होटल्स को भी देखोगे तो सामी होटल्स का जो बेस है वो बहुत ज़्यादा छोटा है, लेकिन इंडियन होटल बीइंग इतना बड़ा प्लेयर, इतना बड़ा बेस वाला प्लेयर, ये जो है अपने रेवेन्यूज़ और ज़्यादा सामी के लेवल पे ही इंक्रीज़ कर रहा है। तो मुझे ऑब्वियसली इंडियन होटल जो है ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। इसके साथ साथ इन्होंने आई थिंक 300 होटल्स के आसपास जो है अनाउंस भी करे थे, जहाँ ये और 300 होटल्स ओपन करने वाले हैं, और इनका केपेक्स भी बहुत ज़्यादा था। अब अगर आप देखोगे तो रेवेन्यू ग्रोथ इनकी 29%, पैड ग्रोथ अगर आप देखोगे तो वो भी जो है 29% है, और हमें जो है इनके मार्जिन्स के अंदर भी जो है वो इंक्रीज़ देखने मिला है। अगर आप इंडियन होटल को देखोगे तो इंडियन होटल जो है बेसिकली आपका पहले एसेट हैवी मॉडल पे काम करता था, बट अब ये जो है धीरे धीरे एसेट लाइट मॉडल की तरफ शिफ्ट हो रहा है। और अगर आप इसके मैक्सिमम अपकमिंग प्रोजेक्ट्स देखोगे तो मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स जो है इनके एसेट लाइट मॉडल की तरफ है। और अगर आप देखोगे तो एसेट लाइट मॉडल की तरफ फोकस भी इतना किया जा रहा है, क्योंकि एसेट लाइट मॉडल के वजह से अगर आप देखोगे तो ये बड़ा फास्ट एक्सपांड कर रहे हैं। अब एसेट लाइट मॉडल किसी भी होटल कंपनी के लिए होता क्या है बेसिकली, अब किसी भी कंपनी को जो है होटल बिल्ड करना है तो उन्हें जो है लैंड कॉस्ट लगेगा, बिल्डिंग कॉस्ट लगेगा, वो खुद होटल वहाँ खड़ा करेंगे, स्टाफ लेके आएंगे, एम्प्लॉय कॉस्ट वगैरह अलग अलग कॉस्ट जो है वो लगेंगे। अब एसेट लाइट के अंदर क्या होता है, ऑलरेडी एक होटल जो है, फॉर एग्जाम्पल मेरा एक होटल है, मैं एक होटल रन कर रहा हूँ, और अभी जैसे ताज जैसी कोई कंपनी हो गई या दूसरी लेमन ट्री होटल्स नाम की कोई कंपनी है, सामी होटल जैसी कंपनीज़ है, तो ये क्या करेंगे, ये लोग मेरे पास आएंगे और मुझे अप्रोच करेंगे कि सर आप मुझे आपका होटल दे दो। ये लोग क्या करेंगे, मेरे होटल के अंदर रिनोवेशन करेंगे, उसे जो है उसके अंदर कैपेसिटीज़ लेकर आएंगे, बेड्स लेकर आएंगे, ब्राउन फील्ड एक केपेक्स वगैरह करेंगे। या फिर कुछ लोग क्या करेंगे कि सीधा जो मैं जो होटल रन कर रहा हूँ ना, अगर अब ताज जैसी जो कंपनीज़ है इनका जो है एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड है, तो इस स्टैंडर्ड को अगर मेरा होटल जो है वो मीट हो रहा है तो ये लोग सीधा मेरा होटल एक्वायर कर लेंगे, और उसके बदले अगर आप देखोगे तो इनको जो है मैं एक मैनेजमेंट फ़ीस पे करूँगा कि मेरा होटल आप मैनेज कर रहे हो तो ये लो मैनेजमेंट फ़ीस आप मैनेज कर रहे हो, इसलिए ये मैनेजमेंट फ़ीस है। अब बहुत लोग अगर आप देखोगे तो मेरे होटल का नाम अगर XYZ होटल था और वहाँ पे ही अगर ताज का ब्रांड नेम आ जाता है तो ऑब्वियसली ताज का ब्रांड नेम की वैल्यू भी जो है वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से लोग जो है ऑटोमेटिकली आना स्टार्ट हो जाएंगे। इसलिए मुझे जो है इन्हें मैनेजमेंट फ़ीस पे करना पड़ेगा, और वहाँ से ये लोग जो है अच्छे खासे रेवेन्यूज़ भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो इंडियन होटल्स का जो है एयर केटरिंग वाला भी बिजनेस है, जहाँ पे आप देखोगे तो एयरपोर्ट के अंदर लॉन्जेस वगैरह होते हैं, वहाँ पे ताज अपने लॉन्जेस भी रन करता है एयरपोर्ट के अंदर। ताज साज SAGS या SSCH कुछ नाम था, मुझे याद नहीं आ रहा है एग्जैक्ट नाम। और अगर आप देखोगे तो इनके होटल के जो मार्जिन्स होते हैं वो इनके एयर केटरिंग वाले मार्जिन्स है उससे कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा है। इसके साथ साथ सारी होटल कंपनीज जो है Q4 के जो नंबर्स है उसके अंदर एकदम अच्छी एक्सपेक्टेशंस रख कर चल रही है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो इन्होंने गाइडेंस दिया है डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ का, और गाइडेंस दिया है इन्होंने डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ का, तो एक्सपेक्टेशंस ये थी कि 10 to 12% या 15% के आसपास ग्रोथ आएगी, और ग्रोथ ये लोग लेकर आ रहे हैं 30% के आसपास, तो ये मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। इसके साथ साथ डिमांड सप्लाई गैप है, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार होटल कंपनीज जो है और अच्छा करेगी। इसके साथ साथ अभी अगर आप देखोगे तो बहुत सारे इवेंट्स भी हो रहे हैं। आई थिंक वाराणसी के अंदर एक इवेंट हो रहा है, प्रयागराज के अंदर एक इवेंट हो रहा है, और बाकी बहुत ज़्यादा इवेंट्स हो रहे हैं। और अगर आप देखोगे तो बेसिकली वेडिंग सीजन जो है इंडिया के अंदर वो Q3 और Q4 के अंदर होता है, और इस Q3 और इस Q4 के अंदर इंडिया के अंदर जो है वो मैक्सिमम वेडिंग सीजन है। अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम वेडिंग्स जो है आज तक की इंडिया के अंदर जितनी भी हुई है वो आपके Q4 के अंदर होने वाली है। इसलिए आपकी जो ज्वेलरी कंपनीज है वो भी जो है इतनी अच्छी खासी डिमांड जो है वो एंटिसिपेट कर रहे थे, तो इसके वजह से भी जो है ये होटल्स के अंदर गेस्ट वगैरह इंक्रीज़ हो जाएंगे। इसके साथ साथ आपके फॉरेन टूरिस्ट भी जो है Q4 प्रेफर करते हैं आपका ज़्यादा ट्रैवल करने के लिए। और डिमांड सप्लाई का सिनेरियो जो है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसके साथ साथ टूरिज़्म भी इंक्रीज़ हो रहा है और इवेंट्स वगैरह भी हो रहे हैं इधर उधर। कोई अब जैसे कि कोई कोल्डप्ले का इवेंट हो जाता है तो वहाँ जो है लोग उसके आसपास के जो होटल रहते हैं वो एक्वायर कर लेते ताकि वो अगले दिन इवेंट पे जा पाए। तो ये लाइव इवेंट्स वगैरह इंक्रीज़ होते रहते हैं, तो ऑब्वियसली इनके नंबर्स भी जो है वो इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाते हैं, रेफ पार भी इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है। और बेसिकली उसके बाद अगर आप देखोगे तो इसलिए Q4 से रिलेटेड होटल कंपनीज़ के जो है अच्छे खासे एक्सपेक्टेशंस है।
फिर रेव पार जो है एक इंपॉर्टेंट मेट्रिक है जो कि आपको होटल कंपनीज के अंदर ट्रैक करना चाहिए। अब रेव पार होता क्या है, बेसिकली आप किसी भी होटल के अंदर कितना ज़्यादा रूम, आप बेसिकली समझ सकते हो कि एक होटल के अंदर कितना ज़्यादा रूम जो है वो कितने नाइट्स के लिए लिया जाता है और उस रूम से जो एवरेज रेवेन्यू है वो कितना होता है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमें जो है वो रेव पार मिलता है। और जितना ज़्यादा आपका रेव पार इंक्रीज़ होता है उतना ज़्यादा ऑपरेशनली आपकी जो होटल कंपनी है वो बेटर परफॉर्म कर रही है। तो इस तरीके से आप होटल कंपनीज़ को भी जो है वो ट्रैक कर सकते हो, जैसे कि इंडियन होटल हो गया, शैलेट होटल हो गया, आपका लेमन ट्री हो गया, ओबेरॉय होटल्स भी हो गया, EIH नाम है आई थिंक वो कंपनी का। फिर उसके बाद जो चौथी कंपनी है जिसका हम डिस्कशन करेंगे वो है सूला वाइन यार्ड्स। अब सूला वाइन यार्ड्स का जो मैं डिस्कशन है बहुत ही छोटा रखूँगा, क्योंकि अगर मैं सूला वाइन यार्ड्स की टॉप लाइन की ग्रोथ बताऊँ तो यार 1.7% है। सूला वाइन यार्ड्स का बिजनेस क्या है, ये लोग अगर आप देखोगे तो पूरे इंडिया के अंदर वाइन सेल करते हैं और इनका मार्केट शेयर जो है वाइन के अंदर 50% के आसपास है। अब पहले ये लोग वाइन सेल करते थे, वहाँ पे इन्हें रेवेन्यू ग्रोथ देखने नहीं मिली, और अभी ये लोग जो है रिजॉर्ट के बिज़नेस के अंदर भी आ गए, जहाँ इनके खुद के रिजॉर्ट है, वो वहाँ लोगों को बुलाते हैं, मतलब बेसिकली आप वहाँ जाके स्टे कर सकते हो, ये कर सकते हो, और इनके जो वाइन्स वगैरह जो होते हैं वो आप ट्राई कर सकते हो। तो ये एक सीन है, वहाँ पे भी इनके अच्छे खासे रेवेन्यूज़ आते हैं वहाँ से। बट अगर आप ग्रोथ देखोगे, रेवेन्यू ग्रोथ, तो बस सिर्फ 1.7% देखने मिल रहा है। और अभी करंटली अच्छी खासी ग्रोथ जो है हमें इनके रिजॉर्ट वाले बिजनेस से देखने मिल रही है, वो भी कोई बहुत अच्छी नहीं है, आपका नॉर्मल टॉप लाइन ग्रोथ से बेटर है। 3.4% की ग्रोथ जो है हमें इनके रिजॉर्ट वाले बिजनेस से देखने मिल रही है। देखा जाए तो बॉस नंबर अच्छा नहीं है, एकदम घटिया नंबर है। और अगर आप 1.5% के आसपास ग्रो कर रहे हो आपकी टॉप लाइन, और आपका इंडिया का जीडीपी ही 7% के आसपास है, तो कोई क्यों इन्वेस्ट करेगा आपकी कंपनी में, आप मुझे बताओ। इसके साथ साथ इसलिए ऐसे जो स्टॉक्स होते हैं वो लोअर पी पे पड़े होते हैं, और मार्केट जो है ऐसे स्टॉक्स को बिल्कुल भी वैल्यू नहीं करता है, और लोग सोचते हैं कि बॉस कम पी ही है, अंडर वैल्यूड है, ये सोचकर उस स्टॉक के अंदर जो है वो एंटर कर लेते हैं। तो सूला वाइन यार्ड्स का बिजनेस जो है अभी करेंटली तो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, और एक्सपेक्टेशन भी नहीं है मेरी इस बिज़नेस से। फिर इसके बाद अगला जो कंपनी है, जो कि फिफ्थ कंपनी जिसका हम डिस्कशन करेंगे, वो है APL अपोलो। APL अपोलो को अगर आप देखोगे तो ये जो है इंडिया के अंदर वन ऑफ द लीडिंग ब्रांड्स है, जो कि आपका स्टील ट्यूब्स बनाता है और स्टील पाइप्स बनाता है। तो आपका ट्यूब्स और पाइप्स का जो है ये बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरर है। मार्केट शेयर वाइज अगर आप देखोगे तो इसका 50% मार्केट शेयर के आसपास है, और ये इनका एम अगर आप देखोगे तो टोटल 60% का मार्केट शेयर जो है ये लोग एम कर रहे हैं बाय द ईयर FY25। इसके साथ साथ अगर आप इनका मैक्सिमम टॉप लाइन देखोगे तो इनका मैक्सिमम टॉप लाइन मतलब 97% ऑफ टॉप लाइन जो है आपका इंफ्रा और बिल्डिंग मटेरियल वाले सेगमेंट से आता है। और वैल्यू एडेड सेगमेंट की बात करें तो 58% इनके जो सेल्स है वो वैल्यू एडेड सेगमेंट से हो रहे हैं। अब APL अपोलो जैसी कंपनीज होती है, जितना ज़्यादा इनका वैल्यू एडेड का शेयर इंक्रीज होता जाएगा उतने ज़्यादा इनके मार्जिन जो है वो इंप्रूव होते जाएंगे। और ऑब्वियसली अगर आपके मार्जिन इंप्रूव हो रहे हैं तो आपके पैट के अंदर भी इंक्रीज देखने मिलता है, हमें पैट के अंदर इंक्रीज देखने मिलता है तो EPS के अंदर इंक्रीज देखने मिलता है, और एक बार आपका EPS इंक्रीज हो रहा है तो स्टॉक जो है ऑटोमेटिकली अर्न करना स्टार्ट कर देता है। तो ये एक सीन है, इसलिए ये अपना वैल्यू एडेड का मिक्स जो है वो इंक्रीज करते जा रहे हैं। अब वैल्यू एडेड मतलब क्या, कि ये लोग जो नॉर्मल स्टील्स है, वो स्टील ट्यूब्स वगैरह है वो नहीं बेचते, ये इसे स्पेशलाइज कर देते हैं, गैल्वनाइज्ड कर देते हैं, जिंक कोट कर देते हैं, या ऐसे ऐसे कुछ अपने क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है ये लोग स्टील ट्यूब्स वगैरह सेल करते हैं। ग्रोथ की बात करूँ तो यार APL अपोलो के नंबर्स इस बार बहुत अच्छा है। टॉप लाइन ग्रोथ की बात करूँ Q3 के अंदर तो ईयर ऑन ईयर लेवल पे 30% से इनकी सेल्स जो है वो इंक्रीज़ हुई है, और पैट जो है 31% से इंक्रीज़ हुआ है। अगर आप देखोगे तो पिछले कुछ Q2 के अंदर अगर आपने नोटिस किया रहेगा तो SG मार्ट जैसी कंपनीज और APL अपोलो और JTL का अगर आप देखोगे तो वॉल्यूम जो है उसके अंदर इतना बड़ा इंक्रीज़ देखने नहीं मिला। ये क्यों देखने नहीं मिला, इसके साथ साथ इनके मार्जिन्स भी जो है बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गए थे, क्योंकि ये सारी कंपनीज ने जो है इन्वेंट्री लॉस लिया था। अब ये इन्वेंट्री लॉस क्यों लिया था, क्योंकि स्टील के प्राइजेस जो है वो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो गए थे, और स्टील के प्राइजेस के अंदर जो है अच्छा खासा फॉल देखने मिला था। अगर आप देखोगे तो ये स्टील के प्राइजेस भी जो है अब ये प्रेडिक्ट तो नहीं कर सकती है कंपनीज, ऑब्वियसली हेज कर सकती है, लेकिन इन्हें इतना अच्छा खासा प्रेडिक्ट नहीं किया जाता है। तो ये लोग क्या किए थे कि इन्होंने इन्वेंट्री जो है हाई हाई रेट पे लेकर रखा था, और ये इन्वेंट्री इनके पास पड़ा था, और प्राइजेस एकदम से रिड्यूस हो गए तो इन्हें जो है अच्छा खासा इन्वेंट्री लॉस लेना पड़ा, जिसके वजह से इनके मार्जिन जो है एकदम हिट हो गए, और ये इन्वेंट्री लॉस जो है ना Q3 के अंदर भी थोड़ा बहुत देखने मिल रहा है। इसलिए अगर आप JTL के नंबर्स देखोगे तो JTL के सेल्स के अंदर जो है ग्रोथ भी नहीं देखने मिला था हमें, और इनफैक्ट अपोलो APL अपोलो JTL से बड़ी कंपनी होकर भी JTL से जो है बेटर परफॉर्म कर रही है। जहाँ अगर आप JTL के अंदर ग्रोथ देखोगे तो बस 10% के आसपास का ग्रोथ देखने मिला है, आई थिंक 10, एग्जैक्ट नंबर याद नहीं आ रहा है, बट हाँ यही रेंज के आसपास है। और APL अपोलो जैसी बड़ी कंपनीज अपनी टॉप लाइन जो है 30% पे ग्रो कर रही है। इसके साथ साथ आई डोंट थिंक JTL ट्यूब्स को जो है JTL पाइप्स को ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिला रहेगा।
फिर उसके बाद बात करें तो ये अपने पोर्टफोलियो के अंदर स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स ऐड करते जा रहे हैं। डिमांड ड्राइवर्स बहुत ज़्यादा है, अगर आप देखोगे तो इंफ्रा के अंदर बूम हो रहा है, रियल एस्टेट अपसाइकिल चल रही है, लोग हाउसेस बिल्ड करते जा रहे हैं, और जहाँ हाउसेस बिल्ड हो गए ये सारी चीज़ें होगी, ऑब्वियसली ये स्टील ट्यूब्स की जो नीड है वो इंक्रीज़ होती ही जा रही है। इसके साथ साथ ये लोग जो है केपेक्स कर रहे हैं, जहाँ ये इनकी कैपेसिटी जो है 16% से इंक्रीज़ करेंगे, और इनके मार्जिन जो है उसके अंदर हमें इंक्रीज़ देखने मिलेगा बाय द ईयर FY26। मैनेजमेंट अगर आप EPL अपोलो का देखोगे तो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है, और मुझे आपका JTL से EPL अपोलो जो है अभी बेटर लग रहा है। इनका वॉल्यूम ग्रोथ अगर आप देखोगे तो 37% से इनका वॉल्यूम ग्रोथ हुआ, और रेवेन्यू ग्रोथ देखोगे तो सिर्फ 30% का ही था। तो वॉल्यूम और वैल्यू ग्रोथ के अंदर जो है हमें इस कंपनी के अंदर अगर आप देखोगे तो डिफरेंस देखने मिल रहा है। ये क्यों देखने मिल रहा है? क्योंकि मैंने जैसे कि आपको पहले ही बताया, इन्वेंट्री लॉस हुआ है, इसकी वजह से वॉल्यूम और वैल्यू ग्रोथ के अंदर जो है हमें डिफरेंस देखने मिल रहा है। इस कंपनी के बाद हम जो है अगली कंपनी के ऊपर जाएंगे। EPL अपोलो के नंबर्स बहुत अच्छा है और JTL से बेटर है इस बार जो है। ऑब्वियसली मुझे जो है EPL अपोलो जो है बेटर करता हुआ दिख रहा है। JTL ने उनकी सब्सिडरी भी ऐड करी तो भी JTL पता नहीं, मतलब JTL ने अभी अभी नवाज स्टील्स को एक्वायर किया था ना, और उनके नंबर्स के अंदर नवाज स्टील्स के भी नंबर्स दिख रहे हैं, बट स्टिल उनके नंबर्स जो है इतने अच्छे आ नहीं रहे, ग्रोथ देखने नहीं मिल रही है बिजनेस के अंदर, वॉल्यूम ग्रोथ देखने नहीं मिल रही है। समझ में नहीं आ रहा JTL के साथ क्या सीन चल रहा है। पहले JTL जो है EPL अपोलो से बहुत ज़्यादा फास्टर पेस पे ग्रो करता था, लेकिन अभी EPL अपोलो बीइंग अ बड़ी कंपनी ज़्यादा फास्ट ग्रो कर रही है JTL से, ये मुझे बहुत सरप्राइजिंग लगा। और ऑब्वियसली अगर आप मार्केट में देखोगे तो मार्केट जो है ऑब्वियसली सेफर बेट को प्रेफर करेगा जो कि ज़्यादा फास्टर पेस पे ग्रो कर रही है। अगर मैं एक एग्जांपल दूँ तो कल के डेट पे एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, सच मत मानना इसे। अगर हम देखेंगे कि टाइटन जो है 50% के ईयर ऑन ईयर लेवल पे ग्रो कर रहा है और कल्याण जो है सिर्फ 30% पे ग्रो कर रहा है, तो ऑब्वियसली मैं टाइटन को प्रेफर करूंगा। टाइटन बीइंग अ बिगर कंपनी, उसका ग्रोथ भी ज़्यादा फास्टर पेस पे, तो मैं ऑब्वियसली टाइटन को प्रेफर करूंगा ना, मैं बिन फालतू का कल्याण को लेकर रिस्क क्यों लूँगा। तो ये एक फैक्टर होता है। फिर उसके बाद जो अगली कंपनी है जिसके बारे में, जो लास्ट कंपनी है जिसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं, वो है डिक्सॉन टेक्नोलॉजी। अगर आप डिक्सॉन टेक को देखोगे तो ये बेसिकली जो है आपके EMS सेगमेंट के अंदर काम करते हैं। डिक्सॉन के अंदर अगर आप इनकी टॉप लाइन ग्रोथ देखोगे Q3 के नंबर्स की, तो बॉस अगर आप पिछले कुछ क्वार्टर से डिक्सॉन को ट्रैक करते हो तो कंपनी की टॉप लाइन जो है ओवर 100% ग्रो हो रही है, कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिल रहा है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है डिक्सॉन टेक का, और सारी EMS कंपनी जो है बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। एक सीजनैलिटी कंपोनेंट जो है सारी आपकी EMS कंपनीज के अंदर होता है, क्योंकि ये लोग ACs वगैरह सेल करते हैं, और ACs की डिमांड जो Q1 के अंदर होती है वो बहुत ज़्यादा चल जाती है। इसकी वजह से PG इलेक्ट्रोप्लास्ट के अगर आप नंबर देखोगे तो Q1 के अंदर इनका जो रेवेन्यू है आई थिंक 100% से इंक्रीज़ हुआ था टॉप लाइन, और पैट तो इन्हें ऑपरेटिंग लेवरेज आई थिंक 150% से पैट इंक्रीज़ हुआ था। तो ऑपरेटिंग लेवरेज भी बहुत अच्छा मिला था सारी कंपनीज़ को, ईपैक को भी बहुत अच्छा मिला था। तो डिक्सॉन टेक के अगर हम इस बार के भी नंबर्स देखें तो Q3 के अंदर रेवेन्यू इंक्रीज़ हुआ है लाइक ओवर 117%, मतलब इन्होंने अपनी सेल्स को जो है मोर देन डबल कर दिया है। इसके साथ पैड ग्रोथ भी वही लेवल पे देखने मिला है 124% का, और कंपनी को जो है इतने बड़े फास्टर पेस पे रेवेन्यू इंक्रीज़ करते हुए भी अच्छा खासा ऑपरेटिंग लेवरेज देखने मिल रहा है। इसके साथ साथ अगर आप डिक्सॉन का ROE नोटिस करोगे तो ROE जो है इंक्रीजिंग ट्रेंड में। अगर आपको बिजनेस के बारे में कुछ नहीं समझ आता है ना, तो सिर्फ उसका जो है ROE का डायरेक्शन देख लो। अगर ROE जो है अपर डायरेक्शन के अंदर है, मतलब आप मान सकते हो कि बस बिजनेस के अंदर जो है करंटली सारी चीज़ें ठीक चल रही है। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो इस क्वार्टर के अंदर चीज़ें जो है थोड़ी थोड़ी डिक्सॉन के अंदर शिफ्ट होने लगी है। अगर आप देखोगे तो इनके मोबाइल वाले सेगमेंट और EMS वाले सेगमेंट से जो है मैक्सिमम रेवेन्यूज़ आ रहे हैं, 89% ऑफ रेवेन्यूज़। टीवी के जो रेवेन्यूज़ थे उनके अंदर फॉल देखने मिला है। मैंने, आप अगर मेरा EMS का वीडियो देख चुके हो तो आप अगर नहीं देखे हो तो जाके मेरा EMS का वीडियो देखो पहले। उसके अंदर मैंने जो है सारी EMS कंपनीज़ को कंपेयर कर रखा है, तो उसमें मैंने एक पॉइंट विड्रॉ किया था। अगर आप देखोगे तो डिक्सॉन बोल रहा है कि टीवी के सेल्स के अंदर फॉल देखने मिल रहा है, आपके होम अप्लायंस के सेल्स के अंदर जो है वो फॉल देखने मिल रहा है, और वहाँ PG इलेक्ट्रोप्लास्ट जैसी कंपनीज बता रही है कि यार ऐसा कुछ भी नहीं है, हमें जो है वो उल्टा टीवी के सेल्स के अंदर जो है इंक्रीज़ देखने मिल रहा है, आपके दूसरे होम अप्लायंस है उसके सेल्स के अंदर इंक्रीज़ देखने मिल रहा है। तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से कंपनीज ही जो है, सेम सेक्टर की कंपनीज किस तरीके से अपने अपने सेगमेंट के अंदर कॉन्ट्राडिक्ट कर सकती है। इसलिए पीयर्स ट्रैक करना जो है एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेट्रिक हो जाता है। तो आप क्या करो कि आप अगर कोई भी कंपनी को ट्रैक करते हो, कोई भी सेक्टर को ट्रैक करते हो, तो उसके सारे प्लेयर्स को स्टडी करो, तो इससे आपको जो है सेक्टर का ओवरऑल आइडिया भी लग जाता है और आप जो है डॉट्स कनेक्ट करना भी सीख जाते हो ऑटोमेटिक। डिक्सॉन की बात करें तो यार फिर इनका लाइटिंग सेगमेंट वाला भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। अगर आप लाइटिंग सेगमेंट के अंदर देखोगे तो सारी लाइटिंग सेगमेंट वाली कंपनीज़ के रेवेन्यूज़ के अंदर भी ग्रोथ नहीं देखने मिल रहा है, मार्जिन के अंदर फॉल देखने मिला है, और ये कंपनीज़ भी जो है अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रही है। डिक्सॉन की वैल्यूएशन भाई 140 के PE के आसपास ट्रेड कर रहा है, और ये लोग कुछ बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी करने वाले थे, उसके लिए भी इनका केपेक्स जो है वो चल रहा है।
बाकी डिक्सॉन को अगर आप देखोगे तो इन्हें जो है अच्छी खासी ऑर्डर बुक भी मिलकर रखी थी, इन्होंने मोटरोला को भी ऐड करा था और बाकी दूसरे क्लाइंट्स को भी इन्होंने जो है ऐड करा था, जिसकी वजह से इनके पास जो है अच्छी खासी ऑर्डर बुक पड़ी हुई है। तो अगर आप डिक्सॉन का पी देखोगे तो अगर मैं पैट का जो है 100% ग्रोथ भी अज्यूम कर लूँ तो इसका पी जो है वो 140 के आसपास चल जाता है, फॉरवर्ड पी की बात कर रहा हूँ। तो उस हिसाब से भी डिक्सॉन का जो वैल्यू है वो सस्टेनेबल नहीं लग रहा है मुझे, मतलब पी जो है बहुत ज़्यादा पहुंच चुका है। ऑब्वियसली आपकी ईएमएस कंपनी के अंदर डिमांड बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड है और ग्रोथ भी उसी तरीके से लेकर आ रहे हैं ये लोग, इसलिए वैल्यूएशन जो है इतनी ज़्यादा हाई है। बट होपफुली अगर डिक्सॉन की वैल्यूएशन के अंदर हमें करेक्शन देखने मिलता है तो एक इंटरेस्टिंग बेट बन सकता है डिक्सॉन। इस वीडियो को मैं इतना ही रखूँगा, ये बिजनेस अपडेट्स वाले वीडियो को। होपफुली आपको ये वीडियो जो है अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।